डेट है आज 28 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के लिए। रिसेंटली देखो ये स्कीम लागू की गई है। ये जो स्कीम है इंडिया और यूके के बीच में, यूके का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, तो इंडिया और यूके के बीच में ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू साइन हुआ था मई 2021 में। उसी का ही ये पार्ट है ये स्कीम्स। तो ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू हुआ था, इसके बाद जब G20 का समिट पिछले साल बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में है ये बाली, यहाँ पे G20 का समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी। यहाँ पे अनाउंस किया था, यहाँ पे घोषणा की थी कि इंडिया और यूके मिलके एक यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करेंगे। तो तब ये फरवरी 2023 में स्कीम को लॉन्च कर दिया और अब ये स्टार्ट कर दिया स्कीम। क्या है स्कीम में फीचर जानेंगे इसके। इसमें देखो 3000 डिग्री होल्डर सिटीजन को अलाउ करेंगे कि वो 2 साल के लिए जा सकते हैं, यानी कि उन्हें 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा। इंडियन स्टूडेंट हो या यूके के स्टूडेंट हो, इंडिया में आना चाहते हो, या इंडिया के सिटीजन हो, स्टूडेंट भले ही ना हो, वर्किंग करने के लिए जाना चाहते हो, तो वो आ जा सकते हैं। उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में और डिग्री होनी चाहिए उनके पास, कम से कम यूजी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो वो इंडिया में या यूके में ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या वर्क करने के लिए आ जा सकते हैं। तो ये वीज़ा स्कीम है एक तरह से, और इंडिया पहला वीज़ा नेशनल कंट्री बन गया है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। यूके ने इंडिया को मतलब फर्स्ट टाइम बेनिफिट दिया है ऐसा। इंडिया और यूके की जो ये इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है, इसके और क्या फ़ीचर हैं। पहला तो ये देखो 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो वही यूके में जा सकता है। 2 साल के लिए उसे वीज़ा मिल जाएगा, वो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। और जब उसे वीज़ा मिल जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर उसे जाना पड़ेगा, और फिर वो कभी भी वहाँ से आ सकता है और यहाँ से कभी भी जा सकता है 2 साल के लिए, ये वैलिड रहेगा। और जो पर्सन है उसको देखो सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे इंडिया से यूके में जाना चाहता है वो इस स्कीम के अंदर, यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर, तो उसे जो वीज़ा देगा यूके, तो इंडिया उसको सिलेक्ट करेगा। तो इंडिया में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके लिए क्राइटेरिया पहला तो यही कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक, और 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और उसके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या उससे अबव हो, पीजी की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। और देखो उसके सेविंग अकाउंट में 2530 पाउंड्स होने चाहिए। पाउंड्स यूके की करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की रुपीज़ है ऐसे वहाँ की पाउंड्स है। तो इतने उसके पास पाउंड्स होने चाहिए, मतलब इसे रुपये में भी कन्वर्ट करके उतने रुपए होने चाहिए उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। और उसका कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसकी 18 साल से कम की उम्र हो, तो यानी कि सिंपल सी बात है, वो भले ही मैरिड हो लेकिन बच्चा ना हो उसके पास, तभी वो जा सकता है। फिर उस एप्लीकेंट को यूके है जो वीज़ा इशू कर देगा, और उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसे जाना पड़ेगा यूके में। और यूके में जाने के बाद वो क्या कर सकता है वहाँ पे, वो स्टडी कर सकता है। मान लो यूजी किया उसने इंडिया से, वो यूके में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, कोई रिसर्च कर सकता है, एडिशनल जो सर्टिफिकेट होते हैं एकेडमिक्स में, तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, वर्क कर सकता है किसी भी जॉब में वो ग्रेजुएशन के बेस्ड पे, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अपना कोई मान लो कंपनी खोलना चाहे, अपना कोई शॉप खोलना चाहे, ऐसे खोल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी नेट वर्थ 5000 पाउंड से ज़्यादा ना हो तभी वो कर सकता है। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को इंडोर्सेस बैनिंग स्मार्टफोन फ्रॉम स्कूल्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए। एसए के टॉपिक में इसका एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है और एथिक्स में भी यूज किया जा सकता है, और जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है स्मार्टफोन के हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि हानिकारक प्रभाव। यूनेस्को ने देखो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023। इसी में पूरे वर्ल्ड वाइड वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का अडोप्शन हो रहा है जो एजुकेशनल सिस्टम में, इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं। वो क्या है, अगर बच्चे देखो मोबाइल डिवाइस का यूज करते हैं और अगर उन्हें स्कूल्स में
अलाउ किया जाता है कि वो मोबाइल लेके जा सकते हैं। तो इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन। देखो बार बार अगर मान लो सोशल मीडिया किसी ने फेसबुक इंस्टाग्राम चला रखा है, ट्विटर चला रखा है, तो बार बार मान लो पॉपअप हो रहा है मैसेज, तो बीच क्लास में बच्चे देखते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। दूसरा रिड्यूस्ड अटेंशन स्पेन, पढ़ाई में तो ध्यान देगा ही नहीं बच्चा, अटेंशन उसका ध्यान घट जाएगा। डिक्रीज्ड रीडिंग हैबिट, उसकी रीडिंग हैबिट भी डिक्रीज हो जाएगी। इम्पेयर्ड स्लीप, देखो मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले पे ज़्यादा आप काम करते हो तो स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, नींद सही से नहीं आती है, आंखें दर्द करती हैं, तो पता ही है, आई साइट वीक हो सकती है। साइबर बुलिंग, इसमें क्या देखो साइबर बुलिंग में इंटरनेट पे जैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो एक दूसरे को वहाँ पे ट्रोलिंग करते हैं। रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, अगर मान लो ऑनलाइन क्लास हो मोबाइल पे ही तो फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन घट जाता है। फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, मोबाइल में आजकल गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, और आपको तो पता ही है पबजी खेल के आजकल शादियां हो रही हैं पाकिस्तान से और इंडिया के संबंध हो रहे हैं, है कि नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी का तो अभाव हो ही रहा है, गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, और जो फिजिकल गेम्स हैं वो कम हो रहे हैं। क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो मोबाइल में वो जो क्रिकेट फिजिकल खेलने वाला है वो उसका अभाव हो रहा है। इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा गूगल पे बहुत बार सर्च करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो बहुत इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसी होती है गलत होती है, लेकिन बच्चे क्या उन्हें पता नहीं होता, और या क्रॉस वेरिफिकेशन करते नहीं किसी बुक से या स्टैंडर्ड बुक से या किसी स्टैंडर्ड साइट से जो गवर्नमेंट की साइट है, तो उस इन्फॉर्मेशन को सही मान के वो काम करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी व्हाट्सअप पे या आपके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट ऐसी गलत फैला दी जाती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, जिससे एक दूसरे में मान लो कम्युनिटी के बीच में हेट भी बढ़ती है, घृणा भी बढ़ती है, और कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न ये तो जानते ही हो, एक मान लो किसी बंदे की फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह लीक कर दी जाती हैं, तो प्राइवेसी कंसर्न, परेशानियाँ। एडिक्शन, सोशल मीडिया का देखो एडिक्शन बहुत बुरा होता है, और मोबाइल का भी आपको पता है, बार बार हर 10 मिनट में हर 5 मिनट में लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं, एडिक्शन एक लत लग जाती है। कुछ रिकमेंडेशन दिया इसके लिए यूनेस्को ने कहा है कि स्मार्टफोन को बैन किया जाए, स्कूल्स में अलाउ ना किया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्यूरियोसिटी उनकी घट जाती है, सेल्फ कंट्रोल उनका कम हो जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उनमें एंजाइटी यानी कि जो एंजाइटी है चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं बच्चे। और डेटा प्राइवेसी लॉ लाया जाए ताकि चिल्ड्रन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो उड़ीसा ने ये स्कीम चलाई है मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम। इसमें क्या है, देखो उड़ीसा में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और इसी में भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। मैंग्रोव तो आप जानते हो कोस्टल एरियाज़ में जो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें पानी में डूबी हुई होती हैं और साल्ट टोरेटेड प्लांट होते हैं, ऐसा इकोसिस्टम जो कोस्टल एरियाज़ में होता है, समुद्र तट के पास होता है, और जिनकी जड़ें लगभग पानी में डूबी होती है, सॉल्टेड वाटर में, नमकीन पानी में, खारे पानी में, और साल्ट टोरेटेड ये प्लांट होते हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लड वगैरह में ये सहायता करते हैं, फ्लड को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वाटर को ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। साइक्लोन का इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता, मतलब साइक्लोन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी रोकते हैं। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे जो ख़त्म हो चुका है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये मित्र जो प्रोग्राम है मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, इसके अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट को डेवलप कर रही है। इसमें देखो 25 फैमिलीज़ हैं, कम से कम 25 परिवार, उन्होंने अपनी 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दान कर दी है, गवर्नमेंट को दे दी है। अब गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप करेगी। तो बस यही है मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा इंडिया में सुंदरबन है, और सबसे बड़ा वर्ल्ड में भी सुंदरबन है, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 2021 की फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से ये हर 2 साल में होती है, इस साल 2023 में होगी। 2021 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जो, इसने देखो रिपोर्ट जारी की इंडिया में कितना फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है। उसके हिसाब से पिछले साल से जो 2019 की रिपोर्ट जारी हुई थी उसके हिसाब से 17 यानी कि 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल। देखो ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया बिल, ये प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा। इसमें क्या है, कुछ कैटेगरी हैं जो एसटी कैटेगरी में डाली गई हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में डाली गई हैं। तो ये आपको याद रखना है बस। कुछ कम्युनिटी हैं जैसे इसमें धानुहर, धानुवर, किसान, सोनरा, साउनरा, बिंजिया कम्युनिटीज़। देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ की प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन उनकी इंग्लिश में स्पेलिंग अलग होती है। तो ये छत्तीसगढ़ में कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनको डाला गया है एसटी कैटेगरी में। ये सिनोनिम है कुछ इनके, मतलब इस तरह के नाम जैसे भुइन्या, भूयान, भूयान कम्युनिटीज़, ये भारिया भूमिया कम्युनिटी है इसी के सिनोनिम है, तो इनको डाला गया है। देवनागरी वर्जन है इनका, 3 देवनागरी वर्जन है इन नेम का, जैसे पांडो कम्युनिटी का है देवनागरी स्क्रिप्ट में उनके नाम। तो सिमिलर जो नाम है उन नाम को एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको देख लेते हैं। एक देखो हेमाटीन, ये न्यूज में है ये टर्म हेमाटीन। क्या है ये, HEMATENE। ये देखो एक मिनरल है जो हेमेटाइट होता है ना, हेमेटाइट तो आप जानते होंगे। हेमेटाइट क्या है, आयरन की एक फॉर्म है। जो लोहा होता है ना, लोहा, कच्चा लोहा जो मिलता है खदानों में मिनरल्स में, उसकी एक फॉर्म है हेमेटाइट, यानी कि आयरन ऑक्साइड की मिनरल फॉर्म है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से ही निकाला जाता है, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये हेमेटीन। और ये जो हेमेटीन है ये क्या काम करता है, देखो जो लेज़र लाइट के हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, लेज़र लाइट के नकारात्मक प्रभाव उसको ये रोकता है। हेमेटाइट एक तरह शील्ड की तरह काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। अभी देखो परसों जो यूएस फेडरल बैंक है, कल की बात है, यूएस फेडरल बैंक है जो, देखो जैसे हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक होता है जो मेन बैंक होता है, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पैसे वगैरह छापता है, करेंसी इशू करता है। तो ऐसे यूएस का बैंक है फेडरल बैंक, जिसे फेड भी बोलते हैं, यूएस फेड या यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो ये जो फेडरल बैंक है उसने कल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, अपनी ब्याज की दर इंक्रीज कर दी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया पे। देखो जब यूएस अपना, सिंपल भाषा में समझते हैं हम, टेक्निकल भाषा में नहीं जाएंगे। मान लो कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर बैंक समझा जाता है। तो यूएस का जो बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड FII काम करती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हमारे इंडिया में काम करते हैं ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि बाहर से हमारे इंडिया में आके कोई इन्वेस्ट करता है, 10% से कम इन्वेस्ट करता है तो उसको हम FII बोलते हैं। 10% से ज़्यादा किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम FDI बोल देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों से आ रही होती है इन्वेस्टमेंट, निवेश पैसा लेके आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे बोलेंगे FII या FDI। तो FII जो होती है जो 10% उससे कम करते हैं इन्वेस्ट, तो ये क्या करते हैं, अगर मान लो यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो हमारे इंडिया से पैसा लेके ये इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे, यूएस में, क्योंकि वहाँ पे ब्याज ज़्यादा मिल रहा है इन्हें, फिर इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ता है जब फेडरल बैंक किसी का, मतलब यूएस का फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट हाई करता है, तो सारी जो कैपिटल होती है FII की वो यूएस की तरफ चली जाती है, तो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई ना, यहाँ से जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस में वो, और आजकल ऑनलाइन हो जाता है, यहीं पे बैठे बैठे कहीं पे भी बैठे बैठे ऑनलाइन कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। तो क्या होगा तो ये FII चली जाएगी और हमारा जो रुपया है कमज़ोर हो जाएगा और डॉलर मजबूत होगा। तो इस टाइम पे RBI क्या करता है, RBI करता है, अब RBI के पास रिजर्व रखा हुआ है, बहुत सारा फॉरेक्स रखा हुआ है, फॉरेन रिजर्व,
मतलब फॉरेन करेंसी है रिजर्व में आरबीआई के पास, वो क्या करता है डॉलर को मार्केट में बेचने लगता है। डॉलर को मार्केट में बेचेगा यानी कि डॉलर मार्केट में हमारे इंडिया में ज़्यादा रहेगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी एक तरह से। जो यूएस के फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो डॉलर की डिमांड बढ़ी थी वो हमारे इंडिया में बैलेंस हो जाएगी, आरबीआई डॉलर बेच देता है मार्केट में और रुपीज़ को ले लेता है, तो इस तरह से बैलेंस करता है। तो ये आपको याद रखना है। एक देखो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ये न्यूज़ में थी। ये क्या है, एक ओशियन करंट है, समुद्रीय जलधाराएं बोलते हैं, समुद्री धाराएं, ओशन करंट। ओशन करंट आप जानते हो क्या होती है? देखो समुद्र के सरफेस पे पानी का, मान लो ये पानी मूव कर रहा है, बह रहा है, मतलब ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन इज कॉल्ड ओशन करंट या समुद्रीय धाराएं। धीरे धीरे जो पानी का बहाव होता है समुद्र के पानी पे, उसी को हम समुद्री धाराएं बोलते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे, बस लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये देखो एटलांटिक ओशन है, यहाँ से होके जाती है यहाँ पे, ये है गल्फ स्ट्रीम। ये वार्म ओशन करंट है, गर्म समुद्री धारा है ये, यहाँ पे जाती है। यहाँ पे गर्म होने की वजह से देखो यहाँ पे ये यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर देती है और फिर यहाँ पे जाते हुए इधर जाती है, ये नॉर्थ एटलांटिक करंट बोल देते हैं इसको। यहाँ पे यही पार्ट एक्सटेंशन हो जाता है गल्फ स्ट्रीम का। और यहाँ पे यूके के साइड में जो ठंड ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ठंड में अगर ये जाती है करंट तो इसकी ठंड को थोड़ा माइल्ड कर देती है, कम कर देती है, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे इसकी वजह से क्रॉप कल्टीवेशन भी अच्छा होता है इस करंट की वजह से। तो यही था इसके बारे में और यही टॉपिक थे आज के।